नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम लोग महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ रहे थे, और महत्वपूर्ण दुर्गों में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के, क्योंकि कल भी क्या है, हम लोग क्लास नहीं ले पाए सिस्टम की खराबी की वजह से, और आज भी जो है क्लास भाई लेट हो ही चुकी है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों का जो समय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे पता है, इसलिए फालतू बातों को छोड़ के आज सिर्फ और सिर्फ महारानी के भाले की बात होगी, माँ पद्मनी के जौहर की बात होगी, और साथ में जो है वीर कल्ला राठौड़ के बारे में बात होगी, साथ में राणा सांगा, राणा उदय सिंह, इनकी बातें होगी। तो चलते हैं आज की कक्षा में। आप लोग धैर्य बना के सुनिएगा और एक एक चीज को नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलते हैं भाई। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, सबसे पहले यहाँ पे किसी भी अपन इमारत को पढ़ते हैं तो उसका निर्माण, उसकी शैली, उसके वास्तुकार, ये सब कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण का जो है, निर्माण को किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने? चित्रांगद मौर्य ने, है ना। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर एक आती है कि ये दुर्ग किस श्रेणी में बना हुआ है, किस श्रेणी में रखा हुआ है। देखिए, मैंने जब शुरुआत की थी तुर्कों की, तो मैंने कुछ श्रेणियां बताई थी कि ये मुख्य मुख्य श्रेणियां हैं जिनमें किन्हीं किन्हीं दुर्गों को जो है रखा जाता है, जैसे उनके परिस्थिति के अनुसार। जैसे कोई दुर्ग है वो नदियों के किनारे है, नदियों के संगम पे है, तो उसे हम जल दुर्ग कह देते हैं। कोई घने वन में है तो उसे वन दुर्ग कह देते हैं। कोई दुर्ग ऐसा है जहां जाने का रास्ता दुर्गम है तो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। और कोई दुर्ग अगर पर्वत पे बना हुआ है तो उसे गिरि दुर्ग कह देते हैं। वहीं अगर कोई दुर्ग समतल पे बना हुआ है तो उसको हम धानवन दुर्ग कह देते हैं। ऐसे हमने अलग अलग महाशयों के द्वारा दी हुई परिभाषाएं और अलग अलग श्रेणियों में उनके द्वारा विभाजित की हुई बातों को मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो, वो क्लासें नहीं ली हो, तो पहले जाके उन क्लासेज को लीजिएगा। इसके इसके ठीक बाद आप लोग उन क्लासेज को लीजिए और मजा लीजिए क्लासेज का। तो चलते हैं भाई। देखिए, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये सिर्फ और सिर्फ धानवन श्रेणी को हटा दें तो बाकी सभी श्रेणियों के अंतर्गत शामिल है। तो धानवन श्रेणी मतलब ये समतल पे नहीं बना हुआ है, बाकी ये गिरि दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, ये एरण दुर्ग है, और ओदक दुर्ग है। जितने प्रकार की श्रेणियां हैं उतने प्रकार की सभी श्रेणियां इस दुर्ग में समाहित है। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जहां आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आता है, तो वहां आपको तीन चार श्रेणियां, जैसे आपको जल दुर्ग की श्रेणी दे दे, वन दुर्ग की श्रेणी दे दे, एरण दे दे और साथ में धानवन दे दे, तो हमको आंसर क्या करना है? धानवन श्रेणी। आपको समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? चलते हैं आगे। एक पठार है मेसा का पठार, और उस पे एक पहाड़ी है भाई, पहाड़ी है चित्रकूट पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पे जो है अपना ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग विराजमान है। साथ में चित्रकूट पहाड़ी पे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये दो नदियों के संगम पे है, मैंने बताया था। ये गंभीरी व बेड़च नदी, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है। कौन कौन सी नदी? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पे स्थित दुर्ग है, यानी दोनों का संगम जहां हो रहा है, दोनों के किनारे पे बना हुआ दुर्ग कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन कौन सी नदी? गंभीरी व बेड़च नदी, याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि गंभीरी व बेड़च नदी नदी के किनारे या संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो ये याद रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पे बना हुआ है। चलिए, अब इस जो दुर्ग के 7 कुल प्रवेश द्वार है, जिसमें से सबसे मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और इस द्वार को बोलते हैं पांडन पोल। कौन सा पोल? पांडन पोल। ध्यान रखना, प्रवेश द्वार में सबसे मुख्य प्रवेश द्वार है पांडन पोल, यानी सबसे मुख्य। जैसे ही हम दुर्ग में एंट्री करेंगे तो एंट्री में सबसे पहला जो द्वार आएगा वो पांडन पोल द्वार है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसके कुछ उपनाम है ना। जैसे कोई भी किले हमने अब तक पढ़े हैं, उनके हमने उपनाम भी पढ़े हैं, जिसके अलग अलग बातों के जिस दुर्ग के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, वो बातें भी हमें इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, उपनाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का क्या कहा जाता है? सिरमौर, यानी दुर्गों, सभी दुर्गों का जो मोर मुकुट है, मतलब सभी, जैसे
नीचे तो सभी दुर्ग है, सबसे ऊपर विराजमान कौन सा दुर्ग है? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इतनी महत्ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, आज दिन तक झुका नहीं है किसी के सामने। प्यारे मित्रों, आपने महाराणा प्रताप को देखा होगा, किसी भी जैसे रावल रतन सिंह को देखा होगा, क्या चित्तौड़गढ़ के शहर किसी के आगे झुके हैं? अगर आप लोग मेवाड़ से हो तो अभी जाके इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। और राजस्थान से हो तो राजस्थानी, असली राजस्थानी होंगे ना, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्त मित्रों सहेलियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर किसी पीपीटी चाहिए तो भाई साहब आप जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, प्रबोध क्लासेज हिंदी में आप लोग जाके सर्च करो, और वहाँ आपको इसकी पीपीटी उपलब्ध हम लोग करा देंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बता देना। चलते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, मालवा साइड से आते हैं। जब भी मालवा की तरफ हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी दुर्ग ही आता है। साथ में इसे एक और नाम से जानते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे बोलते हैं। कौन सी सीमा? सॉरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी तो कौन सा? भटनेर दुर्ग हो गया। लेकिन दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो कौन सा हो गया, या दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार है वो कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी दक्षिण से हम लोग घुसेंगे तब प्रहरी, यानी जिसकी रक्षा करने वाला, राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। त्याग व बलिदान का दुर्ग भी कहते हैं इसे। कौन सा दुर्ग? त्याग व बलिदान का। कोई भी, जितने भी साके हुए हैं, सब सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग यह है। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग इसे कहते हैं। कौन सा? सर्वाधिक साके अब तक हुए हैं कितने? टोटल 3 साके हुए हैं भाई। टोटल कितने? 3 साके ये हुए हैं। इसको हम लोग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिसमें आदमी रहते हो, उसे लिविंग फोर्ट बोलते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको पढ़ा दिया था। अब आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं और एक एक दरवाजे को देखते हैं। देखिए, प्रथम प्रवेश द्वार मैंने बताया आपको पांडन पोल है, और पांडन पोल पे एक स्मारक है, रावत बाघ सिंह का स्मारक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पांडन पोल प्रथम प्रवेश द्वार है और इस पे एक स्मारक है, रावत बाघ सिंह का स्मारक। रावत बाघ सिंह का स्मारक। अगला जो दरवाजा आता है वो आता है भैरव पोल। अपन को मुख्य 2-3 दरवाजों के बारे में ध्यान रखने हैं। वैसे टोटल कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे, लेकिन हमको जो है मुख्य मुख्य दरवाजों के बारे में ध्यान रखना है। भैरव पोल, और भैरव पोल पे कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। कौन से? कल्लाजी राठौड़ का, जो अपने 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं जिन्हें। और इनके 4 खंभों की छतरी भी कहाँ पे है? भैरव पोल पे। भैरव पोल अपना दूसरा दरवाजा है किसका? हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा दरवाजा कौन सा? भैरव पोल। और वहां जो है कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं इन्हें, और साथ में इनकी 4 खंभों की छतरी भी यही है भैरव पोल के पास। ठीक है, इसके बाद एक जो है अपने अगले दरवाजे के बारे में नहीं ध्यान रखना है, अपन को एक दरवाजे के बारे में और ध्यान रखना है, वो है 7वां दरवाजा। क्योंकि 7वें दरवाजे का नाम है रामपोल, और इस रामपोल में जो है फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक है, जिन्होंने उदय सिंह की सेना की तरफ से लड़ा था अकबर के खिलाफ, है ना। अकबर के खिलाफ उदय सिंह की सेना के जो है खिलाफ लड़ा था। सॉरी, अकबर के, उदय सिंह की सेना की तरफ से अकबर के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, अब उसके बारे में आगे बात करते हैं भाई। ये बातें आपको ध्यान रखें। प्रथम प्रवेश द्वार पूछे, पांडन पोल रावत बाघ सिंह का स्मारक, फिर भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ का स्मारक, है ना। 4 हाथों वाले लोक देवता इन्हें कहते हैं। ठीक है, 4 खंभों की छतरी कहाँ है इनकी? भैरव पोल के वहां है। 7वां प्रवेश द्वार कौन सा है? रामपोल है, जहाँ क्या है? फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक। यहाँ तो कोई समस्या आपको आ नहीं रही होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ महल है, और जो महल इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां आपको टिक लगवा दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो महल होगा उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये महल, ये जो किला है, ये किला बहुत बड़ा है। तो हर एक बात आपको जानकारी होनी तो चाहिए, लेकिन अपन को जानकारी एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान रखनी है। जहाँ एग्जाम अपन को क्रैक करना है, अपन को अभी ज्ञानी नहीं बनना है। जब हम लोग, हाँ, आगे की तैयारी करेंगे या मेरे जैसे आप लोग पढ़ाओगे लोगों को, तब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, पद्मनी महल सबसे पहला महल है, पद्मनी महल, माँ पद्मनी के नाम पे। गोरा बादल चाचा भतीजे लाखों पे भारी थे, और इनके करतब थे वो वास्तव में तलवारी थे। आपने एक कविता सुनी होगी, चाचा
गोरा बादल चाचा भतीजे, दो लाखों पे वारिद, इन्होंने है ना क्या नाम है अपने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके रावल रतन सिंह को छुड़ा के कौन लेके आया था अपने, गोरा और बादल, गोरा और बादल। फिर एक महल आता है नवखोटा महल, नवखोटा महल जिसे क्या कहते हैं, कुंभा महल भी कहते हैं। कौन सा महल भी कहते हैं, कुंभा महल भी कहते हैं। और इस कुंभा महल का निर्माण अपने राणा कुंभा के द्वारा, इसके नाम के अनुसार राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। यहाँ तक ठीक है। और इसी महल में पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। अब चंदन की बलि देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बनवीर बनवीर नाम का एक अपने उदय सिंह के चचेरा भाई था, बनवीर नाम का, और उसको गद्दी का लालच आ गया, क्योंकि उदय सिंह उस टाइम जो है वो मेच्योर नहीं थे गद्दी जो है अपने गद्दी की क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो बनवीर आता है और उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, नंगी तलवार उसके हाथ में है। और पन्ना धाई अपने उदय सिंह की धाई माँ है, एक गुजरी है पन्ना धाई, और उदय सिंह की क्या है, धाई माँ है। और वहीं वो आता देखती है बनवीर को जिसके हाथ में है नंगी तलवार, और वो क्या करती है, उदय सिंह को तो उठाती है अपनी गोद में और पत्तलों की टोकरी में छिपा देती है। साथ में क्या करती है, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देती है। और जब बनवीर पूछता है कि उदय सिंह किधर है, तो अपने प्यारे बच्चे पुत्र चंदन की तरफ जो है इशारा कर देती है, और बनवीर जो है उसको मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार से जो है पन्ना धाई, एक गुजरी, एक धाई माँ अपने पुत्र की प्राण की आहुति देके उदय सिंह की रक्षा करती है। तो ये ध्यान रखना कि उदय सिंह की जो रक्षा करने के लिए चंदन की बलि दी गई पन्ना दाई के द्वारा, वो कौन से महल में दी गई, नवखोटा महल। इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद महल आ जाता है उदय महल, या इसको अल्लाह हिंगांडू महल भी बोलते हैं। क्या अल्लाह आल्हा हिंगांडू महल भी बोलते हैं, उदय महल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना भाई, है ना। ये महल भी कहा है अपने चित्तौड़गढ़ में। फिर एक महल आता है भामासा महल, और ये अपने उन्हीं भामासा के नाम पे है जिनका नाम अभी आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, है ना। कौन से भामासा है, कौन से वो सेठ है जिन्होंने अपने राणा प्रताप की उनकी उस दुख दुविधा में जो है उनकी मदद की थी, वही भामासा की मैं बात कर रहा हूँ। और आज इनके नाम पे हर दानवीर को भामाशाह ही कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला महल आता है मोती महल, और ये इम्पोर्टेंट है भाई। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोती महल जो है वो प्रमुख महलों में आता है, किसके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। तो ध्यान रखना, मोती महल अगर आपको पूछ ले, देखो एक प्रश्न दे सकता है वो दे सकता है कि इनमें से निम्न में से कौन कौन से महल या कौन सा महलों का युग्म अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, यहीं से प्रश्न बन जाता है। तो इनमें अपन को ये 8 ही महल जो है ये ध्यान में होनी चाहिए कि इनमें कौन कौन से महल जो है वो अपने प्रमुख महलों में है चित्तौड़गढ़ के, जिसमें अपने पद्मनी हो गई, माँ पद्मनी के नाम पे, गोरा बादल हो गया, नवकोटा हो गया, उदय महल हो गया, भामासा महल हो गया, मोती महल हो गया, एक महल है और जिसका नाम है आंवला महल, और एक और महल है टमकण महल। तो इन 8 ही महलों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनको निर्माण किसने कराया ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या बनने वाला है कि निम्न में से कौन सा युग्म अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कौन सा महल का युग्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, बताओ। ऐसा प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप लोग क्या कर सकते हो। इतनी पराकाष्ठा होती है आपकी कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रबोध क्लासेज का मोटिव यही है कि आपको एग्जामिनेशन में आगे रखना, कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है और प्रश्न वैसे भी बन सकता है, ये बातें आपको जानना जरूरी है। अब आगे चलते हैं प्रमुख मंदिरों में, और यही बात वहां भी आ जाती है, जो महल वाली बात है यहाँ भी लागू हो जाती है। वो मंदिर देके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अपने मंदिर का युग्म अपने चित्तौड़गढ़ महल में है। पूछने में वो कुछ भी पूछ सकता है, साथ में वो अपने किसी न किसी अपने महल का दुर्ग का दे सकता है, और साथ में सामने मंदिर दे सकता है, और उनके मिलान भी करवा सकता है। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। देखिए मीरा मंदिर, पहला मंदिर है मीरा मंदिर, और ये मीरा
मंदिर जो है ये कृष्ण भगवान का मंदिर है वास्तव में। यहाँ जो मूर्ति थी, ये मूर्ति वर्तमान में अभी आमेर के दुर्ग में है, और आमेर के दुर्ग में एक मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, जो जगत सिंह प्रथम मान सिंह के पुत्र जो बंगाल अभियान पे गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में बनवाया था, है ना, उनकी याद में बनवाया हुआ था। निर्माण जो है राणा सांगा ने करवाया था मीरा मंदिर का, ठीक है। मीरा मंदिर का जो निर्माण है वो राणा सांगा ने कराया था, जबकि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया था, जो मान सिंह की रानी थी। इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक अगला मंदिर आ जाता है तुलजा भवानी मंदिर। और तुलजा भवानी जो मंदिर है, ये बनवीर ने, उसी बनवीर ने जो उदय सिंह को मारने आया था, उसने इसका निर्माण करवाया था, है ना, उसने इसका निर्माण करवाया था। और छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी को पूछ ले तो तुलजा भवानी, है ना, तुलजा भवानी अपने छत्रपति महाराजा या महाराज शिवाजी की जो है वो क्या है, आराध्य देवी है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और वास्तव में ये मंदिर जो है तेज सिंह की पत्नी जेतल देव द्वारा निर्मित है, जेतल देवी द्वारा निर्मित है। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर पूछ ले आपको किसने बनवाया, तो रावल तेज सिंह की पत्नी, और तेज सिंह की पत्नी का नाम था जेतल देवी। चलते हैं आगे। और एक यहाँ मंदिर है कालिका माता मंदिर। और इस मंदिर को विशेष रूप से इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है सूर्य मंदिर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं। आगे चलें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने, तुलजा भवानी का निर्माण जो है बनवीर ने, और श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसने, जेतल देवी ने, और कालिका माता मंदिर को चित्तौड़गढ़ का क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। अब आगे चलो भाई, है ना, श्रृंगार चौरी मंदिर। और इस श्रृंगार चौरी मंदिर का जो निर्माण है ये बेल का है, यहाँ बेल का है, और बेल का ने करवाया था। और ये बेल का कौन था, ये अपने कुंभा थे, कुंभा का क्या था, कोषाध्यक्ष था, क्या था, कोषाध्यक्ष था, है ना, ये ध्यान रखना। कौन था, कोषाध्यक्ष था, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब हुआ, 1448 से 1458 में, है ना, 1448 से 1458 के बीच में इसका निर्माण हुआ, 10 साल इसको लगे। वास्तव में ये एक जैन मंदिर है भाई, वास्तव में क्या है, ये एक जैन मंदिर है। और इस मंदिर में जो है राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, है ना, राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, और इसका विवाह जो है इसी मंदिर में हुआ था। तो आपको पूछ ले कि राणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उसका विवाह स्थल कौन सा मंदिर कहलाता है, तो संगार चौरी मंदिर कहलाता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगला मंदिर आता है समृद्धीश्वर मोकल या त्रिभुवन नारायण मंदिर। या तो बोल दो समृद्धीश्वर, है ना, या बोल दो मोकल, या बोल दो त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसका निर्माण जो है एक परमार शासक हुए भोज परमार, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर कुंभ स्वामी मंदिर। और कुंभ स्वामी का मंदिर, कुंभ से याद रखना कुंभा, कुंभा ने जो है इसका कुंभ स्वामी मंदिर का क्या है, निर्माण करवाया था, इस बात का ध्यान रखना। वहीं नौ लखा या नौ खोटा भंडार महल जो है मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। और इसको चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पूछ सकता है वो कि चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कौन सा मंदिर कहलाता है या कौन सा भंडार गृह कहलाता है, तो याद रखना नौ लखा नौ खोटा भंडार। अब यहाँ तक की बातें जो है हमने कर ली है। यहाँ ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जब भी आप चित्तौड़गढ़ जाओगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ में कुछ प्रमुख जलाशय भी होने चाहिए, जिसमें गीतेल की बावड़ी, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, गोसुंडी की बावड़ी और खातन की बावड़ी, ये पांचों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, गीतेल की बावड़ी, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, गोसुंडी की बावड़ी और खातन की बावड़ी अगर आपको पूछ ले कहाँ है, तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जिसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि गोसुंडी की जो बावड़ी है ये रायमल की पुत्री थी संगार देवी, और इस संगार देवी ने जो है ये गोसुंडी की बावड़ी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यहाँ तक ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं विजय स्तंभ के बारे में, और यहाँ से प्रश्न हमेशा उठता ही उठता है। देखिए, विजय स्तंभ कह दो या फिर जय स्तंभ कह दो या फिर विष्णु ध्वज कह दो या फिर विक्ट्री टावर कह दो, कुछ भी कह दो, इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा ने जब युद्ध किया किससे, महमूद खिलजी प्रथम से,
महमूद खिलजी प्रथम से एक युद्ध किया 1437 में, और इसको सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। और इस सारंगपुर के युद्ध को बाद में कहा गया मालवा का युद्ध, क्योंकि मालवा के शासक थे अपने कौन? महमूद खिलजी प्रथम, और उनकी विजय के उपलक्ष्य में जो है निर्माण किया विजय स्तंभ का। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसका पुनर्निर्माण पूछ ले या जीर्णोद्वार पूछ ले, कई बार निर्माता न पूछकर जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण पूछ लिया जाता है। तो पुनर्निर्माण जो है ये स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने? स्वरूप सिंह ने। और इसके वास्तुकार अगर पूछ ले आपसे, इसके वास्तुकार, क्योंकि वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार जो है वो जेता, नाता, पोमा और पुंजा। जेता, नाता, पोमा, पुंजा। जेता, नाता, पोमा, पुंजा। तो इसमें सबसे मेन तो ये ध्यान रखना है कि जेता को ध्यान रखना है ना। तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। वास्तुकार अपन को ज्यादातर ध्यान रखना है जेता के बारे में, बाकी नाता, पोमा, पुंजा जो है इसके सहयोगी थे। ठीक है। साथ में कुछ और बातें हैं, जैसे कुल 9 मंजिला है, कुल ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, कुल सीढ़ियां कितनी है? 157। तो यहां से प्रश्न तो पूछे जाने की संभावना होगी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के तथ्यात्मक जो है पहलू नहीं देखे जाते हैं। बाकी एग्जामिनर की मर्जी है, क्या बता पूछ ले। तो मैंने लिख दिया है भाई यहाँ पे। तो कुल 9 मंजिला ये है, कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? 122 फीट, और चौड़ाई अगर पूछ ले तो 30 फीट, और कुल सीढ़ियां अगर कितनी है इसमें पूछ ले तो 157 सीढ़ियां है भाई। आगे चलते हैं। देखिए इस महल में जो है तीसरी मंजिल है, और सॉरी इस विजय स्तंभ पे तीसरी मंजिल है। ये टोटल 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। 9 बार कौन सा शब्द अंकित है प्यारे मित्रों? 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। इस बात का ध्यान रखो। इसके प्रत्येक मंजिल पे एक मंदिर है, लेकिन एक 8वीं मंजिल है जिसपे कोई भी मंदिर नहीं है। 8वीं मंजिल पे कोई भी मंदिर नहीं है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। आपको पूछ सकता है कि कौन विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पे मूर्ति नहीं स्थापित है? तो अपने 8वीं मंजिल पे कोई भी मूर्ति या मंदिर स्थापित नहीं है। वहीं अगर प्रथम मंदिर पे कौन सा मंदिर, प्रथम मंजिल पे कौन सा मंदिर अगर आपको पूछ ले तो विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर स्थापित है। साथ में अगर आपको पूछ ले 9वीं मंजिल पे कौन सा, 9वीं मंजिल पे कौन सा स्तंभ है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 9वीं मंजिल पे, ये ध्यान रखना। हालांकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूछ सकते हैं कि विजय स्तंभ में कौन कौन से मुख्य इमारतें हैं, जिसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आ गया, विष्णु मंदिर आ गया, है ना। साथ में जो है इस विजय स्तंभ को जो है, इस विष्णु ध्वज को या विजय स्तंभ को जो है मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक मंजिल पे मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। वहीं इसे मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। अब इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है, तो यहाँ से तो प्रश्न बन सकता है कि विजय स्तंभ को मूर्तियों का क्या कहते हैं? अजायब घर, या फिर मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। साथ ही ये पूछ सकते हैं कि मूर्ति कला का विश्व कोश किस इमारत को कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। आपको पता होगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर वन विभाग का प्रतीक चिन्ह हो, ये सभी के प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अपने विजय स्तंभ ही है। साथ में ऐसा विजय स्तंभ जो है, ऐसा पहला स्मारक है जिसपे 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ऐसा पहला स्मारक है जिसपे 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 15 अगस्त 1949 को ही जारी हो गया था। 15 अगस्त 1949 को ही जारी हो गया था। और ये जो पूरा भवन है, ये अपने भगवान विष्णु भगवान को जो है समर्पित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है इस विजय स्तंभ के बारे में लोगों ने कहे। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कथन हमको पढ़ने हैं। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, ये कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। वही फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन की संज्ञा दी थी। रोम के टार्जन की संज्ञा किसने दी? विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने। लेकिन आपको पूछ ले विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा? तो उपेंद्र नाथ ने। उपेंद्र नाथ ने। लेकिन आपको पूछ ले कि विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा? तो डॉक्टर सीमा राठौड़। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। लेकिन आपको पूछ सकता है वो कि विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है, ये बात किसने कह दी? ये बात कह दी अपने गोपीनाथ शर्मा ने, जो इतिहासकार है अपने राजस्थान के, है ना। और वहीं अपने हिंदू देव देवताओं की प्रतिमा शास्त्री की अनुपम निधि किसने कहा? तो डॉक्टर आरपी व्यास ने। डॉक्टर आरपी व्यास ने। वही मूर्ति कला की अनुपम निधि या विश्वकोश किसे कहा? किसने कहा? डॉक्टर जी एच ओझा ने। जी एच
ओझा ने। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने तो क्या कहा, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ। रोम के टार्जन की संज्ञा फर्ग्यूसन ने दी। विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ ने। वहीं संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़। वहीं लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हिंदू देव देवताओं की प्रतिमा, हाँ, शास्त्री की अनुपम निधि, ये डॉक्टर आरपी व्यास ने। लेकिन मूर्ति की अनुपम निधि का विश्वकोश डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और बातें अपने कीर्ति स्तंभ के बारे में, जो कि अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, और इसको उपनाम है जैन प्रशस्ति। और इसका जो निर्माण है, ये जैन व्यापारी था जीजा शाह, इसने निर्माण करवाया था। किसने? जैन व्यापारी जीजा शाह ने इसका निर्माण कराया था। कुल 7 मंजिला भवन है भाई, ये कुल 7 मंजिला भवन है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 76 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये जैन धर्म का प्रमुख स्मारक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता अगर आपको पूछ ले तो राणा कुंभा। इतनी बातें अगर आप लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रख सकते हो तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। साथ में हम लोग कुछ और बातें करते हैं। देखिए यहाँ 3 मुख्य साके हुए, और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनने की संभावना रहती है। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख साके हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला साका हुआ आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, पूरी स्टोरी आप लोग जानते होंगे, मैं यहाँ स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, केसरिया किसने किया, ये मेन तो तारीख याद रखनी है। 26 अगस्त 1303 में ये हुआ। 26 अगस्त 1303 में हुआ। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। लेकिन जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। और आक्रमण किसके द्वारा हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसमें गोरा बादल ये सब जो थे, कल्ला राठौड़ गोरा बादल, कल्ला राठौड़ तो अपने अकबर से लड़े थे, लेकिन अपने गोरा बादल इसमें शहीद हुए थे, है ना। साथ में ये राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका था, और इसीलिए चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र है यहाँ, चैत्र मास में जो है जोहर का मेला लगता है। जोहर का मेला चैत्र मास में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में, जिसमें केसरिया तो किया रावल बाग सिंह ने, और जौहर किया रानी कर्मावती ने। जौहर किसने किया? रानी कर्मावती ने। और आक्रमण किसके द्वारा हुआ? गुजरात के शासक थे बहादुर शाह के द्वारा जो है इसमें आक्रमण हुआ। ठीक है, और उस टाइम जो है रानी कर्मावती ने हुमायूं को, जो मुगल शासक था हुमायूं, उसको राखी भेजी थी। हुमायूं बाद में आया भी था, लेकिन तब तक जो है ये हो चुका था, ये साका जो है अंजाम हो चुका था। ठीक है, 1534 में हुआ। केसरिया रावल बाग सिंह ने किया। रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया गया, और जौहर और केसरिया मिल जाता तो क्या हो जाता है? साका हो जाता है। ये सांखा नहीं है, ये साका है, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा साका हुआ फरवरी 1568 में, और ये केसरिया तो यहाँ किया फतेह सिंह सिसोदिया ने, जिसको हम लोग फत्ता भी कहते हैं। वहीं जौहर किया अपने फूल कंवर ने। जौहर किसने किया? फूल कंवर ने। और आक्रमण किसका था? अपने अकबर का। और उस टाइम राजा कौन थे? उदय सिंह जी, है ना। उदय सिंह जी जो है यहाँ के महाराणा थे, और इसे मेवाड़ का तीसरा व अंतिम साका कहते हैं। तो अगर इतनी बातें आप लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रख सकते हो तो आपके यहाँ से 12 प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहेगी। मिलते हैं अगले और मजेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।